नमस्कार। आप सभी ठीक होंगे। आपको पता है कि हमने अपने व्याकरण के सबसे पहला चैप्टर लिया था वर्ण विचार, और आफ्टर दैट हमने किया था शब्द विचार। ठीक है, और आज हमने करने जा रहे हैं वाक्य संरचना, क्योंकि वर्ण के बाद शब्द बनते हैं, शब्द से पद बनते हैं और पद से वाक्य बनते हैं। तो आज हम करने जा रहे हैं वाक्य संरचना। वाक्य संरचना ये हमारा टॉपिक है आज का। तो वाक्य संरचना में सबसे पहले आपने एक सेंटेंस ये जो देख रहे हैं, मिस्त्री कार की मरम्मत कर रहा है। आपको पता होगा कि मिस्त्री कौन होते हैं। जो आप ये समझ सकते हैं, आप कहेंगे कि हाँ जो घर बनाते हैं, लेकिन यहाँ कार के लिए तो कार का मिस्त्री है। ये क्या कर रहा है? मिस्त्री कार की मरम्मत कर रहा है। तो ये सारे क्या है, अगर इनको स्वतंत्र रूप से लिया जाए तो ये शब्द है मिस्त्री। ठीक है, ये शब्द है, लेकिन जब ये वाक्य में प्रयोग हो जाते हैं तो ये पद बन जाते हैं। तो ये हमारा पूरा सेंटेंस लेते हैं तो ये बन गया मिस्त्री कार की मरम्मत कर रहा है, यानी पदों का समूह जब होता है तो वो वाक्य में बदल जाता है। अगला है हमारा सेंटेंस, मॉल में लोगों ने खरीदारी की। कहाँ खरीदारी की? मॉल में। तो मॉल क्या है आपका? अलग स्वतंत्र रूप में प्रयोग करें तो ये शब्द है। ठीक है, लोगों को प्रयोग करें तो ये स्वतंत्र रूप में एक शब्द है, खरीदारी करें तो ये स्वतंत्र रूप में एक शब्द है। लेकिन जब हम इकट्ठा लेते हैं, जब शब्द वाक्य में प्रयोग होने लगता है तो उसे पद कहते हैं। तो ये क्या है, सारे पदों का जब समूह हो जाता है व्यवस्थित रूप से तो क्या बन जाते हैं? इकट्ठे वाक्य कहलाते हैं। तो आज हमारा वाक्य संरचना टॉपिक है। तो क्या कहेंगे? वाक्य विभिन्न शब्दों के योग से बनता है। किनके योग से? शब्दों के योग से। और हर शब्द का अपना अलग अलग अर्थ भी होता है। जितने भी आप शब्द प्रयोग करें सबका अर्थ होगा। मैंने जैसे लिया मिस्त्री, तो इसका अपना अर्थ है कि जो गाड़ ठीक करने वाला है, मिस्त्री कहते हैं उसे। ठीक है, मरम्मत करना मतलब उसकी ठीक करना। मॉल लें तो मॉल ऐसी जगह होती है जहाँ सब चीजें मिल जाती है। तो सबका अपना अपना अर्थ है। आप कितने भी किसी भी उसमें देख लीजिए, आप जब सेंटेंसेस बोलते हैं, आप वाक्य का प्रयोग करते हैं, अपनी मम्मी से कहते हैं मम्मी हमें ये दे दीजिए, तो क्या बोल रहे हैं आप? ये दे दीजिए, ये वाक्य है। और आपका ये दे दीजिए, देने के लिए आपने दे प्रयोग कर लिया, दीजिए आपने प्रयोग किया, तो इसका भी अर्थ है। तो सारे के सारे जितने भी शब्द प्रयोग करते हैं आप, उनका सबका अर्थ होता है। ठीक है, पर वाक्य में आए सभी घटक परस्पर मिलकर एक पूरा विचार या संदेश प्रकट करते हैं। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे? जितने भी घटक अगर वाक्य में प्रयोग किए जा रहे हैं, ये पूरा विचार या संदेश प्रकट करते हैं। मैम आपको कहते हैं कि आप चुपचाप बैठ जाइए। क्या संदेश दे रही है मैडम? कि मैम जो समझा रही है आप ध्यान पूर्वक उसे समझिए। ठीक है ना, आप कहीं जा रहे हैं, दुकानदार के पास जा रहे हैं, तो वो आपको क्या कहता है कि आज के टाइम में कोरोना चल रहा है, तो वो क्या कहता है? मैम सैनिटाइज कर लीजिए। तो क्या संदेश दे रहा है? कि सुरक्षा ही हमारा सबसे पहला कदम है। तो क्या करते हैं, आपको बता दिया है मैंने कि सभी घटक परस्पर आपस में मिलकर एक पूरा विचार या संदेश प्रकट करते हैं। तो किनका समूह होगा? शब्दों का योग। लेकिन जब शब्द वाक्य में प्रयोग होंगे तो वो क्या बन जाते हैं? पद बन जाते हैं। ठीक है, ये पूरा विचार या संदेश प्रकट करते हैं। तो हम इसको क्या परिभाषा देंगे वाक्य की? ऐसा सार्थक शब्द समूह जो व्यवस्थित हो तथा पूरा आशय प्रकट कर सके वाक्य कहलाता है। सार्थक माने जिसका अर्थ निकलता है, व्यवस्थित हो, ठीक है, पूरी तरह से, और हमें भाव प्रकट करे तो वो क्या कहलाएगा? वाक्य कहलाएगा। तो परिभाषा में आप ये लिखेंगे, ऐसा सार्थक शब्द समूह जो व्यवस्थित हो तथा पूरा आशय प्रकट कर सके वाक्य कहलाता है। तो आप कहेंगे वाक्य में क्या क्या बातें होती हैं? तो मैं वही बताने जा रही हूँ। वाक्य की रचना शब्दों यानी कि पदों के योग से होती है। किनके योग से? शब्दों या पदों। शब्द स्वतंत्र रूप में प्रयोग होते हैं, लेकिन जब शब्द वाक्य में प्रयोग होते हैं तो वो किनसे मिलते हैं? बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं? पद। तो वाक्य की रचना किससे होती है? पदों के योग से। ठीक है ना, आप किसी चीज को भी प्रयोग करते हैं, किसी भी चीज को बनाते हैं, तो उसमें अनेक तरह के आप चीजें यूज करते हैं किसी भी चीज को बनाने के लिए। तो हमारे जो वाक्य है, वाक्य को बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पदों का प्रयोग किया जाता है। किसका? पदों का प्रयोग किया जाता है। वाक्य अपने आप में पूर्ण तथा स्वतंत्र होते हैं। जितने भी वाक्य होंगे वो अपने आप में पूरे होंगे और स्वतंत्र, आजाद होंगे, किसी पर निर्भर नहीं होंगे। वाक्य किसी न किसी भाव या विचार को पूर्णतः प्रकट करने में सक्षम होंगे। जो आपका वाक्य होगा वो किसी न किसी भाव या विचार को पूरी तरह से प्रकट करेगा। ठीक है, अगर मैं लेती हूँ, उदाहरण लेते हैं सफेद जूते, तो आप कहेंगे क्या? मैं अगर किसको बोलती हूँ सफेद जूते, तो यदि कोई व्यक्ति कहे ऐसे सफेद जूते, ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इससे कोई विचार व्यक्त नहीं हो रहा। अगर आपको किसी को कहे कि सफेद जूते,
तो कहेगा क्या कहना चाहते हो सफेद जूते? दुकान पे जा रहे हैं आप, शूज वाली दुकान पे जा रहे हो और जाके बोले सफेद जूते, वो कहेगा मैम क्या सफेद जूते, या सर क्या सफेद जूते? तो आप कहेंगे मुझे ना सफेद जूते, सफेद रंग के जूते खरीदने हैं। तो आपका पूरा कंसेप्ट उसे क्लियर हो जाएगा। तो ये पूर्ण वाक्य कहलाएगा। यानी कि जो क्या होते हैं, ये भाव, जो वाक्य होता है वो भाव या विचार को पूर्णतः प्रकट करने में सक्षम होता है। मैंने उदाहरण भी आपको दे दिया यहाँ पे। अगर आप मम्मी के पास या कोई भी पर्सन कहीं पे भी जाता है, आप किसी भी होटल में या रेस्टोरेंट में जाते हैं, आप खाना है, वो कहेगा मैम या सर आपने क्या खाना है? आप मेन्यू लेंगे और आप कहेंगे कि हमें ये खाना है, तो उसे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, वाक्य समझ होगा। ठीक है, आपका वाक्य जब आप पूरा बोलेंगे तभी आपके भाव या विचार उसे स्पष्ट होंगे। ठीक है, तो हमें क्या कहेंगे कि वाक्य भाव या विचार को स्पष्ट करते हैं, ये स्वतंत्र होते हैं, ये पदों के योग से बनते हैं। तो वाक्य की संरचना के धरातल पर वाक्य के दो मुख्य घटक माने जाते हैं। मैंने आपको ऊपर लिया है कि घटक होते हैं, तो दो मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं? उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य किसे कहते हैं? कर्ता, और विधेय क्रिया। लेकिन हम इसे आगे क्लियर करेंगे। कर्ता के साथ विधेय में और क्रिया, खाली क्रिया आती है क्या, वो आगे आपको क्लियर किया जाएगा। क्रिया के साथ और क्या क्या आता है। तो उद्देश्य क्या होता है? जिसके बारे में जो कुछ कहा जाए वही उस वाक्य का उद्देश्य है। ठीक है, मैं एग्जाम्पल आपको बताऊंगी। तथा उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए वो विधेय है। तो उद्देश्य को क्लियर करने के लिए मैं यहाँ एग्जाम्पल लेती हूँ। जिसके बारे में कुछ कहा जाए, अगर मैं यहाँ लेती हूँ अध्यापिका है, आप कहेंगे कौन अध्यापिका है? मैं कहूंगी शीला। तो शीला क्या है? उद्देश्य। और शीला के बारे में क्या कहा गया है? अध्यापिका है। तो ये क्या हो गया? विधेय हो गया। क्लियर? कर्ता क्या होता है? हमेशा उद्देश्य होता है। और दो मैंने आपको बताया, संरचना के आधार पर वाक्य के कितने घटक माने जाते हैं? दो, उद्देश्य और विधेय। तो उद्देश्य के अंतर्गत कर्ता आता है या कर्ता का विस्तार भी आता है। विधेय के अंतर्गत क्रिया मुख्य रूप से होनी चाहिए, लेकिन कर्म भी होता है, कर्म का विस्तार भी होती है, क्रिया विशेषण भी होता है, वो भी आपको क्लियर किया जाएगा। अगला अगर मैंने बताया यहाँ पर, अगर यहाँ पर देखते हैं हॉस्टल में रहने वाली सभी लड़कियां फिल्म देखने जा रही हैं, तो अगर आपसे पूछा जाए कि उद्देश्य क्या है, मैंने आपको बताया कि कर्ता जो होता है, कर्ता कौन है? लड़कियां। कौन फिल्म देखने जा रही हैं? लड़कियां देखने जा रही है। तो फिल्म देखने वाली कौन है? लड़कियां। लड़कियां क्या है? कर्ता। जो कर्ता से सबसे पहले कर्ता के आगे दिया जाएगा वो होता है कर्ता का विस्तार। क्या होता है? कर्ता का विस्तार। तो यानी कि कर्ता जो सारा होगा और कर्ता से पहले जो होगा वो उद्देश्य के अंतर्गत आएगा। और विधेय के अंतर क्या चीज आएगी? कर्ता के बाद जो कुछ भी दिया जाएगा, जैसे फिल्म देखने जा रही है, ठीक है, क्रिया कर रही है, ठीक है, और किस चीज को देखने जा रही है? फिल्म को। तो ये किसके अंतर्गत आएगा? विधेय के अंतर्गत। तो आपके उद्देश्य के अंतर्गत, विस्तार के अंतर्गत क्या आता है? उद्देश्य, उद्देश्य की विशेषता। और विधेय के अंतर्गत आता है कर्म, क्रिया विशेषण और पूरक। ठीक है, तो आपको मैं अभी क्लियर कर देती हूँ। अब देखिए, मैंने आपको कहा कि उद्देश्य के अंतर्गत हमारा कर्ता होता है, कर्म का विस्तार होता है। विधेय के अंतर्गत कर्म होता है, कर्म का विस्तार होता है, क्रिया होती है, क्रिया विशेषण। तो उस एग्जाम्पल से मैं आपको क्लियर करती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। हमारा एग्जाम्पल है, अयोध्या के राजा राम ने लंका के राजा रावण को बुद्धिमत्ता से हराया। तो आपको क्लियर कर रही हूँ, ये देखिए आपका ये सारा उद्देश्य है। ठीक है, ये जितना भी होगा ये सारा उद्देश्य है। तो मैंने आपको बताया कि उद्देश्य के अंतर्गत क्या आता है? कर्ता। तो कौन है? लंका के राजा रावण को बुद्धिमत्ता से किसने हराया? काम किसने किया? हराने का काम राम ने। राम क्या है? कर्ता। राम क्या है? कर्ता। और कर्ता से पहले जो दिया जाता है, कहाँ के हैं? राम अयोध्या के राजा है। तो ये किस में आएगा? कर्ता के विस्तार में। किस में आएगा? कर्ता का विस्तार। क्लियर हो गया होगा। मैंने ये सारा का सारा जो मैं ले रही हूँ आपका ये उद्देश्य है, और इसके बाद वाला जितना भी होता है वो विधेय होता है। ठीक है, उद्देश्य के अंतर्गत कर्ता और कर्ता का विस्तार आता है, और विधेय के अंतर्गत जो बाकी सारा होता है कर्म, कर्म का विस्तार, क्रिया विशेषण और क्रिया पूरक भी होता है। वो क्या होता है वो भी आपको क्लियर करूंगी। अब देखिए, हमने कहा कि इसमें कर्म होता है। कर्म किसको मारा? इसने किसको हराया? तो आप कहेंगे रावण को। ठीक है, को आ गया तो आपको पता चलेगा कर्ता ने कर्म को, तो रावण क्या है? कर्म है। ठीक है, और रावण कहाँ का राजा है? लंका का राजा है। कर्म से पहले जो दिया जाएगा वो कर्म का विस्तार होगा। क्या होगा? कर्म का विस्तार। अब क्या क्रिया क्या किसने हराया? हराया क्रिया है, लेकिन क्रिया की विशेषता क्या है कि उसने बुद्धिमत्ता से हराया, समझदारी से हराया। तो ये क्रिया की क्या हो गई? विशेषता।
तो ये क्रिया और ये क्रिया विशेषण, ये सारा का सारा जो हम ले रहे हैं, सर्कल में मैं ले रही हूँ, ये सारा विधेय के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा? विधेय के अंतर्गत। और ये सारा उद्देश्य के अंतर्गत। समझ आ गया होगा? कर्ता और कर्ता का विस्तार उद्देश्य के अंतर्गत, कर्म, कर्म का विस्तार, क्रिया और क्रिया विशेषण, ये किसके अंतर्गत आते हैं? विशेष किसके अंतर्गत? विधेय के अंतर्गत। ठीक है। अगला अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं तो आप मुझसे पूछेंगे कि मैम पूरक क्या होता है? आप बोल रहे हैं कि पूरक होता है एक विधेय के अंतर्गत, वो क्या है वो भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। अगला एग्जांपल हम देखते हैं, पर्वतराज हिमालय भारत का मुकुट कहा जाता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं? उद्देश्य और विधि बताते हैं आपको। देखिए, पर्वतराज हिमालय, पहले ये देखिए कि भारत का मुकुट कौन कहा जाता है, तो आप कहेंगे पर्वतराज हिमालय। तो हिमालय क्या है आपका? पर्वतराज हिमालय पूरा आपका उद्देश्य है, और जो बाकी पीछे दिया गया है वो सारा क्या है? मैं लगा रही हूँ रेक्टेंगल में, ये क्या है? सारा विधेय है। अगर मैं ऐसे लेती हूँ, पर्वतराज हिमालय भारत का कहा जाता है, आप कहेंगे मैडम क्या कहा जाता है? तो मैं कहूंगी मुकुट कहा जाता है। तो ये क्या है? पूरक, जिसके बिना हमें अर्थ की स्पष्टता ना हो, जिसके बिना हमें अर्थ क्लियर ना हो, वो पूरक होते हैं। ठीक है ना? जिनके बिना हमें अर्थ क्लियर ना हो, समझ ना आए, वाक्य पूरा ना हो, तो वो पूरक होते हैं। तो ये मुकुट क्या है? पूरक है। ठीक है। उद्देश्य बता दिया आपको, पर्वतराज हिमालय भारत का मुकुट कहा जाता है, विधेय। और मुकुट के बिना हमें अर्थ समझ नहीं आ रहा, पूरा वाक्य नहीं बन रहा, तो ये पूरक है। क्या कहा जाता है? मुकुट। तो मुकुट पूरक हो गया। अगला जो एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, सीता ने छोटे भाई लोकेश को ध्यान से पढ़ाया। ठीक है। तो आपको पता ही होगा किसने पढ़ाया? लोकेश ने। सीता ने छोटे भाई लोकेश को ध्यान से पढ़ाया। किसने पढ़ाया? सीता ने। सीता क्या हो गई? हमारी कर्ता हो गई। ठीक है। और ये किसके अंतर्गत आएगी? आपको पता होगा कर्ता किसके अंतर्गत आता है? उद्देश्य के अंतर्गत। तो ये क्या है? हमारा उद्देश्य, और बाकी सारा क्या है? हमारा विधेय। अब हम इसको हर एक शब्द को क्लियर कर देते हैं कि उद्देश्य क्या है? सीता। ठीक है। अगर मैं यहाँ लगा देती राम की पत्नी सीता, तो ये कर्ता का विस्तार बन जाता राम की पत्नी। ठीक है। सीता कर्ता होती और राम की पत्नी कर्ता का विस्तार। अब मैंने यहाँ पर बोला, किसको बताया, किसको पढ़ाया? लोकेश को। तो कर्म किस पे किया? लोकेश पे। को आ गया तो आपको पता होगा कर्म है, लेकिन छोटा भाई क्या है? कर्म का विस्तार। और क्रिया क्या की गई है? पढ़ाने की क्रिया। और क्रिया की विशेषता क्या है? उसने कैसे पढ़ाया? तो उसकी विशेषता क्योंकि ध्यान से पढ़ाया। तो ये क्या हो गया? क्रिया विशेषण। क्या बन गया? ये क्रिया विशेषण। मैंने हर एक पद का आपको क्लियर किया कि कर्ता कौन सा है, कर्म कौन सा है, कर्म का विस्तार कौन सा है, क्रिया कौन सी है, और क्रिया विशेषण। आपको क्लियर होना चाहिए कि उद्देश्य के अंतर्गत कर्ता और कर्ता का विस्तार आता है, विधेय के अंतर्गत कर्म, कर्म का विस्तार, क्रिया, क्रिया विशेषण और पूरक। ठीक है। अगर हमें एक एग्जाम्पल और लें कि पूरक क्या होते हैं, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए गांधी जी थे। आप कहेंगे क्या थे? मैं कहूंगी राष्ट्रपिता। तो आपको राष्ट्रपिता जो हमारा शब्द है वो क्या है? पूरक, क्योंकि इसके बिना हमें अर्थ स्पष्ट नहीं होता। तो आपको क्लियर हो गया। आज हम इतना ही करेंगे कि उद्देश्य और विधेय तक, कि हमारे दो वाक्य के मुख्य रूप से दो संरचना के आधार पर दो मुख्य घटक हैं। कौन कौन से? उद्देश्य और विधेय। ठीक है। उद्देश्य और विधेय, तो ये दो मुख्य घटक आपको बिल्कुल क्लियर हो जाने चाहिए। इतना ही आज का पार्ट 1 में हम करेंगे, और पार्ट 2 में आगे देखेंगे हम क्या करने जा रहे हैं। तो आज के लिए आप इतना ही समझने की कोशिश कीजिए।